स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए शिवराज सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन बीजेपी के विधायक कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर और सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम को दूसरी बार चिट्ठी बदले हुए अंदाज में लिख डाली है। इस बार उन्होंने दोहा लिखकर सरकार पर निशाना साधा। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन इससे पहले आप इस रिपोर्ट के जरिए मध्य प्रदेश का हाल समझिए। मध्य प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए शिवराज सरकार ने लॉकडाउन को 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 12,758 नए मामले सामने आए, जबकि 105 लोगों की मौत हो गई। मौतों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और राज्य सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हुए बीजेपी विधायक ने सीएम शिवराज सिंह को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी के बाद बढ़ी हुई सियासत फिर से विधायक ने एक और चिट्ठी लिख डाली है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनकी कोई भी बात या सलाह को आखिरकार बगावत के रूप में क्यों लिया जाता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इस बार चिट्ठी बदले हुए अंदाज में लिखी है। बीजेपी विधायक ने 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी में उनके तेवर कुछ अलग नजर आए। इस चिट्ठी की शुरुआत में उन्होंने लिखा है कि उनकी कोई भी बात या सलाह को आखिरकार बगावत के रूप में क्यों लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने दूसरी चिट्ठी में एक दोहा लिखकर अपनी बात को आगे बढ़ाया है। बता दें कि मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने चिट्ठी में दोहे से पूरी बात को समझाया है। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन ही, जो प्रिय बोल है भाई आस, राज धर्म तन तीन ही कर, होई बगई नास। इस दोहे का अर्थ यूं है कि मंत्री वैद्य गुरु डर या फायदे के लिए मीठा बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म का नाश हो जाता है। आपको बता दें कि रामचरितमानस में इस दोहे का वर्णन है, जिसमें रावण और विभीषण का वार्तालाप है। इस दोहे से नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नारायण त्रिपाठी ने 29 अप्रैल को सीएम को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने पार्टी की सरकार पर बड़ा हमला बोला था। नारायण त्रिपाठी ने कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री से कहा था कि वो वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होने वाला। या तो संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन, सपोर्ट एंड बैंड, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए, या तो संक्रमित मरीजों के लिए आवश्यक दवाएं, ऑक्सीजन, सपोर्ट एंड बैंड, वेंटिलेटर की व्यवस्था के साथ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को पीपीई किट जैसी समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराएं, या फिर प्रदेश के अति गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के हर घर में खाने पीने की व्यवस्था की जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के विदिशा में हरिद्वार कुंभ से लौटे हुए 83 श्रद्धालुओं में से 60 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 22 के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो शिवराज सिंह चौहान अब अपने ही विधायकों के निशाने पर आ चुके हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखा देते हैं। आर्या न्यूज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कोरोना पर क्या अंदरूनी कलह से बीजेपी जूझ रही है, सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम कर रहे हैं। आपको बताते चले क्योंकि इससे पहले 29 अप्रैल को नारायण ने चिट्ठी लिखी थी शिवराज सिंह चौहान को और मध्य प्रदेश के हालातों का सही तरीके से जायजा लेने की बात कही थी। लेकिन उसके बाद आपको बताते चले जिस तरीके से एक बार फिर से नारायण ने चिट्ठी लिखी और कहा कि मेरी चिट्ठी पर आखिर सियासत क्यों हो रही है और जो शिवराज सिंह की सरकार है वो जमीनी स्तर पर आकर के काम करे। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम आज पूछ रहे हैं कि क्या अंदरूनी कलह से बीजेपी जूझ रही है। कोरोना पर क्या आपको बताते चले अंदरूनी कलह से बीजेपी जूझ रही है। इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि शिवराज को आखिर क्यों खरी खरी सुनाई जा रही है। अपने ही विधायक क्या बागी हो रहे हैं। अस्पताल पस्त, सरकारें रही चुनावी रैलियों में मस्त। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। राज्य में नहीं है बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां, आखिर जवाबदेही किसकी होगी। सरकार कह रही है कि पूरी तरीकों से अस्पताल लैस हैं, लेकिन अस्पतालों की खस्ता हाल स्थिति ये बता रही है कि वहां पर ना ही बेड है ना ही ऑक्सीजन है। तो आखिर जिम्मेदार कौन। आपको बताते चले 1 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी थी, लेकिन शिवराज सिंह
कि सरकार ने कहा क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इस वजह से वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं की जा सकती। और आज आपको बताते चले 5 मई से वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत भी की गई है। तो सबसे बड़ा सवाल ये, ना दवाइयां हैं, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है। अब इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? जवाबदेही आखिर किसकी बनती है इस पूरे मामले पर? राज्य में किसी भी तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है। सरकार क्या आप बताते चले कोरोना को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुई है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं प्रोग्राम ग्रे कार्ड में। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि संजीत कुमार हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ साथ अभिनव जैन हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले अभिनव जी आपके पास आऊंगी। अंदरूनी कलह से बीजेपी जूझ रही है। आवाज पहुंच रही है अब तक अभिनव जी? हाँ, आवाज एक मिनट आप दोबारा रिपीट कीजिए। आप क्या करें? क्या अंदरूनी कलह से बीजेपी अब जूझ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी जो है पहले भी एक थी, आज भी एक है। और पूरी कोशिश हर तरीके से हर सिपाही भाजपा का जो है वो जनता के लिए काम करने की उसमें इच्छा है, उसमें भक्ति है देश के लिए, और वो मिलकर काम करने के लिए चाह रहा है। मैंने आपसे, मेरा सवाल ये नहीं है कि बीजेपी के कितने कार्यकर्ता या फिर कितने विधायक कार्य करना चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, या फिर उन्होंने वो जो मांग कर रहे हैं वो उन्हें मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही। मेरी सवाल आपसे सीधा और स्पष्ट है कि क्या बीजेपी में अब खटास पड़ चुकी है? जिस तरीके से नारायण जी ने पत्र लिखा और उन्होंने सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, ऐसा है, मैंने इसका जवाब दिया, उसी जवाब में इसका जवाब छुपा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिपाही है, जो उसके राजनीति कर रहा है, जो उसका विधायक है, जो उसका सांसद है, जो उसका पार्षद है, उसमें वो सिर्फ राजनीति नहीं कर रहा है, वो समाज सेवी है और लोगों के प्रति भक्ति है। कहीं ना कहीं इस समय एक दर्द का टाइम है, परेशानी का समय है, और उसी परेशानी के अंदर कहीं ना कहीं मन में परेशानी के भाव उठते हैं, जो कि वो जनता की परेशानी पहुंचाना चाहते हैं और बचा रहे हैं। इसमें अंदरूनी कला का कहीं कोई काम नहीं है। ठीक है, संजीत जी कितने सहमत है इस बात से? संजीत जी से पूछ लेते हैं। संजीत जी, प्रतिक्रिया। जी, मेरा ये कहना है कि बगावत अगर धीरे धीरे बगावत आप देखेंगे तो पूरे पार्टी में जो लोग थोड़ा भी जिनका दिल अभी और हृदय ईमानदारी के लिए है, वो निश्चित रूप से बोल रहे हैं और बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक परंपरा ये रही है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलेगा नहीं, और बोलेगा तो उसे बगावत के रूप में कहा जाएगा। और मैं समझता हूँ ये जो नारायण त्रिपाठी जी की जो बातचीत है, और उन्होंने खुद अपने पत्र में उन्होंने दर्द बयां किया कि शायद मेरी बात को बगावत के रूप में ले रहे हैं। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार जहां कहीं भी है वो ये कहती है कि हम डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, हमारे साथ अच्छी सुविधा रहेगी, क्योंकि केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारें रहेंगी। मैं समझता हूं ये बात अब फेल कर गई है, ये बात अब डिस्प्रूव हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा का विधायक ही कहे कि हमारे प्रदेश के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है, अमीर लोग जाकर के प्राइवेट अस्पताल में बैठे हुए हैं, गरीब लोगों के पास अस्पताल में नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है और एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, तो ये एक उनके दिल का दर्द है। और इस दर्द को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बगावत के रूप में लेती है। स्वाभाविक है, वह घमंड से चूर है, वह लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, और यहाँ तक कि अपने विधायकों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्वाभाविक है। अभिनय जी, अगर आप एक साथ बोलेंगे तो आप जो तर्क दे रहे हैं वो कुतर्क में बदल जाएगा कहीं ना कहीं, दर्शक समझ नहीं पाएंगे आप क्या कह रहे हैं। आप संजीत जी की बात को पूरा होने दीजिए, आपके समय में आपके पास जब आएंगे आप बात पूरी करिएगा। इस तरीके से आप कहना क्या चाहते हैं, किस तरीके से अपनी सरकार को बचा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ पाएगा। संजीत जी बात पूरी करिए। एक मिनट प्लीज, अभिनय जी प्लीज। अभिनव जी, ठीक है, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को अब इसके ऊपर भाषण देने का कोई हक नहीं रह गया है कि कोरोना से बचाने के लिए उन्होंने कुछ किया है और वो कोई प्रयास किया है। देखिए, वो एक ही प्रयास जानते हैं, भाषण देना। भाजपा कार्यकर्ताओं से आप भाषण दीजिए, अच्छे से नौटंकी वाला चेहरा बना करके वो आएंगे आपके सामने, बहुत लंबी लंबी बात करेंगे, लेकिन अगर काम की बात करेंगे तो कृपया काम के बारे में
उनसे मत पूछिए, काम तो और लोग करेंगे ना, काम करने को थोड़ी आए हैं। उन्होंने भाषण देना है, उन्होंने सिद्धांत की बात करनी है, उन्होंने केवल सिद्धांत के बारे में चर्चा करनी है। कर रहे हैं मेरे साथी, कहीं भी जो है इस समय ना वो अपने बता रहे हैं कि हमने ऐसे समय में क्या किया। आपके समय में जो सुनामी आ गई थी गुजरात में, तो आपने क्या किया था? जब आपके यहाँ पुरी में सुनामी आ गई थी तो क्या किया था उड़ीसा के अंदर? मैं समझता हूँ कोरोना पर आप जवाब दे दीजिए। नारायण त्रिपाठी जी की जो बातचीत है उसके ऊपर पत्र पर आप जवाब दीजिए तो बेहतर रहेगा। आपसे अगर प्रश्न किया जाता है तो आप कहते हैं आपने क्या किया? अरे क्या तरीका है आपके बहस का? आपका तरीका यही है कि आप बहस में आए तो पूछने लगे गुजरात में क्या किया आपने। आप बताइए, कांग्रेस के वर्करों का, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इस समय अपनी चिंता ना करते हुए जनता के बीच में है, वो खड़ा हुआ है, जितना भी हो सकता है वो काम कर रहा है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहा है, वो दवाई देने का प्रयास कर रहा है, वो खाना बांटने का प्रयास कर रहा है, वो अस्पतालों के अंदर निरीक्षण करने का प्रयास कर रहा है, वो उसके अंदर एडमिशन दिलाने का प्रयास कर रहा है। आप बताइए, आप एक राजनीतिक पार्टी है, आपके पास एक राष्ट्र की जैसी पार्टी है, आपके पास अपने कार्यकर्ता हैं, आप क्या कर रहे हैं देश के लिए? बताइए इस समय मैं आपको बता देता हूं, अब आपको बता देते हैं, आप सुन लीजिए। सुनना एक्चुअली क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है आप लोगों को कि केवल और केवल अपनी बात कहना और सुनना है नहीं, थोड़ा सा सुनने का प्रयास कर लीजिए, थोड़ी सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में और देश भर में लगभग 800 से 1000 जिलों में वो जाकर के काम कर रहे हैं और सेवा का काम कर रहे हैं, और इसकी प्रशंसा मैं नहीं, आज इस देश के न्यूजीलैंड के एम्बेसडर ने और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने इसकी सेवा को स्वीकारिता दी है। आप इस बात को शायद आप मीडिया से और खबर से दूर हैं जैन साहब, कृपया करके उसे समझने का प्रयास करिए। आपने एक शब्द कह दिया, आप ठीक है, एक मिनट। अभिनव जी एक मिनट, ठीक है। संजीत जी प्लीज, अभिनव जी, अरे सुनने की क्षमता रखा कीजिए। अभिनव जी, मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सरकार, अरे सुनिए मेरी बात, आप क्या कह रहे हैं? आप प्लीज जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है अभिनव जी? मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की। और बड़ी विडंबना की स्थिति है, आप जवाब मांग रहे हैं विपक्षी पार्टी कांग्रेस से, जिनकी सरकार गिरा करके आप लोग दोबारा से सत्ता में आए। ये तो उनका सवाल क्या था, आपने ये देखिए ना, सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल मैं करूंगी, जवाब आप दोनों को देना है यहाँ पर। आप कह रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं अभिनव जी? आप अगर अपनी, सुनिए मेरी बात, सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते आप अपना कार्य बखूबी कर रहे हैं यहाँ पर, वो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सवाल यहाँ पर, ये चर्चा इस मुद्दे पर बिठाई गई है, मैं ग्रे कार्ड में ये सवाल मेरे हैं आज कि मध्य प्रदेश में क्या हालात है, तो आप मध्य प्रदेश की बात करिए ना। आप उड़ीसा और गुजरात क्यों पहुंच रहे हैं? आप उनसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं कोरोना काल में? हमारे नेता जो हैं वो पहुंचे हुए धरातल पर, उनके नेता क्या कर रहे हैं? अगर उनके नेता जनता को इतना ही पसंद होते तो आप लोगों को सालों से सत्ता में नहीं बिठाया होता ना, और अभी भी सर माथे पर नहीं बिठाया होता आप लोगों को मध्य प्रदेश में, और ना ही केंद्र में बिठाया होता। तो आप अपनी उस पर जवाब दीजिए प्लीज। ये नहीं हो जाता है, आप सीधा अगर बीजेपी विपक्ष पर सबको डाल देगी कि हम सत्ता में है, ठीक है, आप बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों को सरकार ने जो वोट, जनता ने जो बहुमत के साथ बिठा रखा है, उसका क्या? जनता ये नहीं चाहती कि दो राजनीतिक पार्टियों की डिबेट हो, एक दूसरे पे कीचड़ चले जाए। वो देखे, जनता ये चाहती है कि इस परेशानी से कैसे निकले। जनता ये चाहती है, मुझे लग रहा है कि मैं, सुनिए मेरी बात, मैं जनता में आती हूँ, मुझे मानते हैं ना जनता में, या फिर नहीं मानते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मध्य प्रदेश की जनता हूं तो मैं ये चाहूंगी कि मेरी चुनी हुई सरकार, जिसे मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सत्ता में बिठाया है, वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वो आखिर मुझे ये चीज बताएं आकर के। ना कि मैं ये चाहूंगी कि जिनको मैंने वोट ही नहीं दिया, जिनको मैंने सत्ता में आने ही नहीं दिया, मैं उनसे क्यों जवाब लूं जा करके कि वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप अभिनव जी? थोड़ा सा शालीनता के साथ जवाब दीजिए, बेहद गंभीर मसला है। क्योंकि ये बात को जो है ना, यहाँ पे गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन सही बात नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गलत, पहले सुनिए, मैं गलत तरीके से कुछ भी नहीं कर। आपसे जो सवाल पूछे जाए अभिनव जी, अगर आप उसका जवाब देंगे तो बेहद बेहतरीन रहेगा, और मेरे दर्शक भी इस चीज को समझ पाएंगे और ये समझेंगे कम से कम कि बीजेपी के प्रवक्ता ने बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जवाब दिया है यहां पर। अब आप मुझे ये बताइए
83 जो विदिशा लौटे थे, उत्तराखंड गए थे श्रद्धालु कुंभ मेले में, वहां से 83 वापस आए थे। 61 की जांच कराई गई थी, 60 पॉजिटिव निकले थे। बाकी कहाँ हैं, मिले आप लोगों को? ये ऐसा है, एक दूसरा आपने जो है इसके अंदर, आपका सवाल एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आप? हाँ, क्या कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, मैं दोबारा रिपोर्ट करूंगी और बिल्कुल करूंगी। 83 श्रद्धालु विदिशा लौटे थे, उनमें से 61 का कोरोना टेस्ट कराया गया था, 60 पॉजिटिव निकले। उत्तराखंड गए थे, जहां पर भी आपकी ही सरकार है। कुंभ मेले में गए थे, वहां से वापस आए। बाकी जो अभी भी लापता है, क्या उनका पता चल गया? आप कह रहे हैं 83 वहां गए थे, उसमें से 83 लौटे थे, 83 विदिशा लौटे। आप कह रहे थे, अभी आपने कहा कि 83 लौटे, उसमें 60 पॉजिटिव, ये कहा ना आपने? प्रभु, दोबारा दोहरा दूं या फिर मेरे ही सवालों का जवाब न देकर के आप उसी को कुतर्क में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं? 83 लौटे थे, सुनिए मेरी बात, अभी सवाल अच्छे से सुन लीजिएगा। 83 लौटे थे विदिशा, 61 लोगों का टेस्ट कराया गया था, 60 पॉजिटिव निकले। बाकी लोग लापता थे। आप लोगों ने जानकारी दी थी, उसके अनुसार बाकी लोगों का पता लगाया जा रहा था। पता लग चुका? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं, जो बाकी लोग अभी तक लापता थे, जो लौटे थे 83 लोग, उन लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया था, पता लग चुका? उन लोगों का टेस्ट हो गया? उनका वो जो है वो स्वस्थ हैं, जो वहां से बाकी लोग लौटे हैं, जिसमें 60 लोग आइडेंटिफाई कर दिए गए थे, जिसका जो पॉजिटिव निकले थे, और उनका जो है उपचार और जितना भी उस समय जो भी मुमकिन है, लापता लोग मिले या नहीं मिले? नहीं मिले, ऐसा कि नहीं कहा कि नहीं मिले, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं मिलना चाहते, नहीं मिलना चाहते, ट्राई किया जा रहा है। फिर वही बात, गंभीरता के साथ जब आप ट्राई किया जा रहा है, ये आपको पता है भाई, ये जो मामला मैं बता रही हूं, इस पर भी मैंने डिबेट ली थी, आई थिंक संजीत जी आप ही थे, और ये मामला 2-3 दिन पुराना हो चुका है और बेहद गंभीर मसला है। सरकार पता लगा रही है, वो नहीं मिलना चाहते। इस तरीके से अब आप लोग बचेंगे? अगर वो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, वो जो 21-22 लोग हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं, आप जो बोल रहे हैं उसके अनुसार, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ये पूछ लिया, सुनिश्चित कर लिया कि वो लोग मिले या नहीं मिले। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहते। भगवान ना करें अगर वो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं। अभिनव जी, अब मामले की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके बाद किस तरीके का कोरोना विस्फोट होगा। 61 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया, 60 पॉजिटिव निकले, और इस तरीके का आप यहां पर बयान दे रहे हैं कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। संजीत जी जवाब दीजिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बातें कितनी हास्यास्पद और कितनी गैर जिम्मेदाराना है कि वो नहीं मिलना चाहते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कोरोना स्प्रेडर ना बन जाए। कोरोना स्प्रेडर बन गए क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर आज की तारीख अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,000 से 15,000 कोरोना मरीज रोजाना आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और उसके बाद लगभग 100 मौतें रोजाना हो रही हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी दोनों बंगाल चुनाव में व्यस्त थे और दोनों अपने अपने राज्य से गायब थे अपने चुनाव में। आज बंगाल के एक शीर्षस्थ नेतृत्व, मैं समझता हूं वो बंगाल में तो बैठे हुए ये डेरा जमा करके इंदौर के नेता, तो मैं समझता हूं कि ये गैर जिम्मेदाराना तरीका। मैं आपसे पल्लवी जी ये कहना चाहता हूं कि पिछले साल कोरोना के दौरान ही दिसंबर जनवरी में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ करके, कांग्रेस के विधायकों को इस्तीफा दे करके, लोकतंत्र की हत्या करके इस कोरोना काल में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद लॉकडाउन। आज शिवराज सिंह की चौहान जी की सरकार की वजह से इस देश को भोगना पड़ा कि कोरोना के काल में लॉकडाउन देरी से लगाई गई। लॉकडाउन से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे उसको बाद में तैयार किए गए। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना से लड़ाई में कोई तैयारी नहीं किया, हम अब आए, हम अपने ठीक करेंगे, लेकिन स्थिति आपके सामने है। तो मैंने शुरू में ही कहा आपको कि इनसे अच्छा भाषण दिलवाइए, इनसे अच्छा चेहरे पर लेकर के, अच्छा चेहरा बना करके नाटक की तरह नौटंकी करने के लिए बुलाइए, ये अच्छा काम करेंगे। लेकिन इसी कला में ये महारत है, सरकार इनको नहीं आता है चलाना। जहां जहां स्थिति इनकी बनी है। विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए संजीत जी? क्या एक आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी है अभी, माफ करिएगा, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी है ना,
मुख्य विपक्षी पार्टी की आखिर भूमिका क्या होनी चाहिए, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। आपका दर्द वो साफ झलक गया यहाँ पर कि आप लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया। ये वो दर्द है कि सत्ता से बाहर कर दिया गया तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे सरकार पर? जी नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। हाँ। मुख्य विपक्षी दल होने के नाते एक संरचनात्मक सुझाव देना एक, और लगातार सरकार के ऊपर दबाव बना करके रखना कि आप जो जन विरोधी नीतियां आप बना रहे हैं, जो सुसुप्तावस्था में आप चले गए हैं, जो सोए हुए हैं आप सरकार के रूप में, आपको जगाना और जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, यह मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेदारी है, जो बखूबी वहां के नेता और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कर रहे हैं और हम हमारे कार्यकर्ता साथी कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें हम काम कर रहे हैं और जो जिम्मेदारी है उसको निर्वाह कर रहे हैं। लगातार हम कह रहे हैं कि आप न्याय योजना के तहत आप लॉकडाउन लगाइए, न्याय योजना के तहत काम करिए और लोगों को, गरीब लोगों को मुफ्त राशन और 5,000 6,000 रुपए पर मंथ उनको न्याय योजना के तहत उनको राशि दीजिए, जिससे कि उनके घर का भोजन। लॉकडाउन अगर लगा दिया जाए, क्योंकि 7 मई तक तो वैसे भी मध्य प्रदेश में बढ़ा दिया गया है, अगर लॉकडाउन दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन देश में लग जाता है तो कांग्रेस को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि लास्ट ईयर मुझे बहुत अच्छे से याद है किस तरीके से बड़ी दिक्कत हुई थी। लॉकडाउन एक उपाय है, क्योंकि 4 लाख केस इस देश में। आप देखिए कि लॉकडाउन एक उपाय है। चलिए अभिनव जी जवाब दीजिए। ठीक है अभिनव जी, ठीक है संजीत जी जवाब ले लेते हैं। संजीत जी प्लीज जवाब ले लेते हैं। अभी आज जो देश के हालात हैं वो इन्होंने ही तो मेजर राज किसने किया है? इस देश के अंदर कहीं एम्स नहीं बनाए गए। मोदी जी के आने के बाद हर राज्य के अंदर एम्स का निर्माण होने की योजना लाई गई। एक एक करके प्लीज संजीत जी। मेडिकल फैसिलिटीज हैं। संजीत जी देखिए सम्मानित प्रवक्ता हैं आप लोग, देश के अंदर प्लीज एक एक करके लड़ने के लिए टीका जो है वैक्सीनेशन को जो है बनाया गया, उसको डेवलप किया गया। ये एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर आज जो हाल है, अगर मोदी जी और 10 साल 15 साल रह जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी, तो शायद हमारा देश कहीं कहीं विकसित होकर चला जाए। लेकिन एक तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस ने 60-70 साल के अंदर कोई मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप नहीं कराया। जबकि कुछ 1-1.5-2 साल के अंदर ऐसी आपदा से लड़ने के लिए जो बीजेपी सरकार ने किया है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे वो और चीजें रिक्वायर्ड है, लेकिन जो किया है एक बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जवाब ये नहीं है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपदा है, आपदा कितनी, इससे पूरा विश्व परेशान है। इटली जैसे देश, यूरोप जैसे देश, अमेरिका जैसे देश, ब्रिटेन जैसे देश, जहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, जबकि वहां भी तराही मच गई। तो ये तो हिंदुस्तान, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, उसके बाद भी 70 साल के अंदर जो हम नहीं किया, वो मात्र कुछ सालों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने करके दिखाया है। ठीक है, बता दीजिए। मध्य प्रदेश में, एक मिनट संजीत जी, मध्य प्रदेश में अभिनव जी कितने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं? शिवराज सिंह चौहान। देखिए ऐसा है, ये मध्य खाली सिर्फ जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता। ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, एम्स बनाना, ऑक्सीजन की मैंने बात ही नहीं की। मेरा सवाल आपसे क्या था, आपने नहीं सुना। आप सीधा केंद्र की तारीफ कर रहे हैं। आप केंद्र का बचाव करने के लिए बैठे हो। आप राज्य सरकार का बचाव कर लीजिए तो अच्छा होगा। अब मैंने आपसे ये नहीं पूछा ऑक्सीजन की कितनी कमी है, ऑक्सीजन की कितनी आपूर्ति आप लोगों ने करवा दी। मैंने आपसे ये पूछा है कि मध्य प्रदेश में कितने सालों से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बैठे हुए हैं? कोई रोल नहीं है क्या? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कितने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं? केंद्र को थोड़ा सा साइड में कर दीजिए। मैं केंद्र से जुड़ा हुआ आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए अभी आप मुझे ये बताइए मध्य प्रदेश में कितने सालों से बैठे हुए हैं शिवराज सिंह चौहान? अभी तो हम कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार, जहाँ पे केंद्र है, स्टेट है, राज्य सरकार है, दोनों आप जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि आप समझ चुके हैं कि मेरा अगला सवाल क्या होगा आपसे। आप इसलिए जवाब नहीं देना चाहते। मैं आपके मुखर बिंदु से ही सुनना चाहती हूँ कि कितने सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं। जो देश की जो केंद्र की सरकार होती है, बहुत सारी पॉलिसी केंद्र मैं फिर कह रही हूँ केंद्र को छोड़ दीजिए। मुझे अभी केंद्र से मतलब ही नहीं है। मैं सुनिए मेरी बात कराने के लिए अभिनव जी प्लीज। सारे देश से ऑक्सीजन मंगाई, सारे विश्व से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है बहुत कम टाइम के अंदर। अभिनव जी, सिंगापुर, अभिनव जी सुनिए मेरी बात। मेरे सवाल बहुत स्पष्ट होते हैं, ना मैं घुमा फिरा के सवाल करती हूँ, ना ही मुझे पसंद है कि उसका जवाब घुमा फिरा के दिया जाए। सीधा सवाल पूछती हूँ, प्लीज सीधा जवाब भी दिया करें तो बेहतर होगा।
ये चौथा मेरा सवाल सिर्फ चुनाव आपसे ये जीता। था कि कितने सालों से सत्ता में बैठे हो, आपने जवाब नहीं दिया क्योंकि आप जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि आप मेरा अगला सवाल समझ गए थे। आप केंद्र को बीच में लेकर के चले आए। मैं केंद्र से जुड़ा कोई सवाल नहीं करूंगी, मैंने आपसे वादा कर लिया, लेकिन आप, क्योंकि आपको पता है कि राज्य से जुड़ा मैं सवाल करूंगी। नारायण त्रिपाठी ने 29 अप्रैल को जो आपको चिट्ठी लिखी थी शिवराज सिंह चौहान को, उसमें उन्होंने कहा था, सुनिए अभिनव जी, अगर लगातार बोलते रहेंगे तो आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मुझे आपकी। नारायण जी ने, त्रिपाठी जी ने चिट्ठी लिखी थी, उन्होंने कहा था कि हालात भयावह हैं, सतना और रीवा में जो भी वेंटिलेटर थे वे सभी अब बंद हैं और ठप पड़े हैं। सतना जिले में 6 वेंटिलेटर थे, चालू होते तो प्रतिदिन 6 व्यक्ति तो कम से कम बचाए जा सकते थे। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि इस पूरे प्रदेश में विंध्य के लोग, सतना के लोग और हमारे करीबी हमारे लोग असमय मृत्यु के गाल में समाते जा रहे हैं। अब आप एक बार कह दीजिए कि सालों से सत्ता में बैठे हुए हैं, अस्पताल भी वहां बनवाना केंद्र की जिम्मेदारी थी, बेड्स भी मुहैया कराना वहां पर केंद्र की जिम्मेदारी थी। हर साल केंद्र को पूछना चाहिए कि राज्य सरकारें बताएं कि कितने बेड आपके वहां कम पड़ रहे हैं, सब कुछ केंद्र करेगी। हेल्थ बजट जो राज्यों का अपना होता है उससे कुछ नहीं करेगी राज्य सरकार, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। ऐसा नहीं है, अगर आप कह रही हैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हैं तो आपकी अपनी एक जो है इसके लिए आप जी नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके विधायक कह रहे हैं, नारायण त्रिपाठी ने कहा, मैंने नहीं कहा, इसलिए मैंने उनका पूरा बयान यहाँ पढ़ के सुनाया अपने दर्शकों को भी। इस पर मैं सिर्फ आपसे जवाब मांग रही हूँ। अगर आप केंद्र को बीच में लेकर के आ रहे हैं, अब मैं कह रही हूँ आप अपने राज्य का हेल्थ बजट बताइए, आप अपने राज्य का हेल्थ बजट बताइए ना। प्रशासन के अंदर कुछ अफसर हो सकते हैं, ऐसे है ओवरनाइटली आप सारे ब्यूरोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करने में मोदी फिर वही बात, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था, मुझे पता था आप यही कहेंगे कि ओवरनाइट नहीं होता, केंद्र हमारी मदद करे आकर के, केंद्र ये करे, केंद्र वो करे आकर के। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि कितने सालों से सत्ता में आप लोग बैठे हुए। मेरा सवाल पहला आपसे यही था। ठीक है संजीत जी, आप जवाब दीजिए। सिर्फ और सिर्फ सारी चीजों से बचना है संजीत जी, जो जनता परेशान हो रही है, आखिर वो क्या करे। अब तो विधायक भी सवाल उठाने लगे कि भैया वर्चुअल मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला। धरातल पर देखिए तस्वीरें बदतर होती जा रही हैं। देखिए स्थिति क्या है कि मैंने शुरू में ही जो कहा आपसे कि आज की स्थिति में चाहे भाजपा के विधायक हों चाहे अन्य दल के, तो लोग उठा ही रहे बात को। भाजपा के विधायक भी अब सच का सामना करते हैं। जब वो अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता उनसे सवाल करती है, मजबूर होकर के वो पत्र लिखने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने देख लिया कि शीर्ष नेतृत्व इनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए उन्होंने ओपन लेटर लिखा उन्होंने। और उस लेटर में क्या दर्द बयां किया है, उस लेटर को जब आप पढ़ेंगी तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि लगभग 60 से 70 हजार रुपए एम्बुलेंस के चार्ज मांगे जा रहे हैं। गरीब आदमी कहां से अपना इलाज कराएगा। आज गरीब लोगों की उस हर सांस का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो वहां सरकार और सत्ता में है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये अब डिक्टेटरशिप की निशानी है कि शायद जो सही बातें हैं, जो उचित बातें हैं, उस बात को उठाने में अब आप इसे बगावत का रूप मानेंगे। बगावत का रूप मानती है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। इसीलिए मैं समझता हूं कि शायद आज मध्य प्रदेश की जनता को अफसोस रहा होगा कि किस प्रकार से उसके उस लोकतंत्र के साथ छलावा किया भारतीय जनता पार्टी ने, जहां कांग्रेस विद गवर्नमेंट को तोड़ करके, विधायकों को तोड़ करके उन्होंने सरकार बनाया और झूठे वादे किए फिर से पुनः। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह, मैं समझता हूं रीबैक अगर आप करेंगे, उस समय पुराना क्लिप चलाएंगे शिवराज सिंह का, तो उन्होंने क्या कहा था कोरोना के टाइम में कि मैं अब आ गया हूं, अब मैं जल्दी 1 सप्ताह में ठीक कर दूंगा। मैं समझता हूं कोई रणनीति नहीं रही उन्होंने, और उन्होंने फेल कर गए वो अपने आप में। तो मैं समझता हूं कि अपने आप में डिक्टेटरशिप की निशानी है कि अगर नारायण त्रिपाठी की बातों को अगर बगावत के रूप में लिया जाता है, यह दिखाता है कि भाजपा के अंदर लोकतंत्र बचा नहीं है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी बचा नहीं है। ठीक है संजीत जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार बगावत के सूरत सामने आ रहे हैं बीजेपी से, क्या नींबू का छिड़काव पार्टी में हो चुका, खटास पड़ चुकी है पार्टी में? देखिए पार्टी में खटास जो है वह बहुत पहले पड़ चुकी है।
स्वाभाविक है, सत्ता में है तो सत्ता जब ताकत होती है, मजबूती होती है, स्वाभाविक है सत्ता के कारण लोग मजबूर होते हैं साथ रहने के लिए। ग्रेजुअली जैसे जैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उन्हें महसूस होगा कि ये जो बोलते हैं और जो करते हैं दोनों में फर्क है। तो निश्चित रूप से जिनमें ईमानदारी है वो ईमानदार व्यक्ति निश्चित रूप से वहां से निकलेंगे और अपनी बात को उठाएंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को बताती चलूं कि अभिनव जी जो हैं वो जा चुके हैं डिबेट छोड़ के। अब जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो यही होता है, आपको बता दीजिए जिनकी जवाबदेही बनती है वो सीधे तौर पर अपने पूरे मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। पहले अभिनव जी केंद्र पर गए, ये सोचा कि केंद्र पर डाल देता हूं मैं पूरी बात जा करके कि केंद्र से हमें ऑक्सीजन नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने सीधे जिक्र कर दिया ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का यहाँ पर सवाल ही नहीं था। सवाल इस चीज का है कि जो मूलभूत चीज है, मूलभूत में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि कम से कम अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बीमार पड़ जाए, उसे बुखार हो जाए, खांसी आ जाए, जो सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है तो लोगों को होता रहता है, वो अगर इलाज करवाने के लिए कोई अस्पतालों में जाता है तो उसके लिए भी दवाइयां नहीं है। आप मामला समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की हालत होती जा रही है। संजीत जी, इस तरीके से सरकार की जिम्मेदारियों जो होती है, क्या उनसे पल्ला झाड़ लिया जाएगा कि चर्चा ही नहीं करनी? एक तरफ जनता को काल के गाल में डाल देना है कि जाइए अपना इलाज खुद करवाइए जा करके, और दूसरी तरफ अगर जवाब मांगा जाएगा तो इस तरीके से चले जाना। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए इसी प्रकार से देखिए, अगर आप जिम्मेदारी डालेंगे उनके ऊपर अगर सही बुनियादी बातें करेंगे तो भाग करे होंगे। ये इनकी फितरत है। क्यों? क्योंकि ये काम करना जानते नहीं है, काम पर बात करना नहीं चाहते। इनको राम मंदिर पर भाषण दिलवा लीजिए, इनको सिविल कोड पर भाषण दिलवा लीजिए और सांप्रदायिक मुद्दों पर बात करा लीजिए। संजीत जी, बात कोरोना की हो रही है, प्लीज। मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो कोरोना फैला हुआ है लगातार, आज 105 लोगों ने जान गंवा दी है, प्लीज उस पर बात करिए। अच्छा, जुड़ गया अभिनव जी, दोबारा से जुड़ चुके हैं। ठीक है संजीत जी, प्लीज उस पर बात करिए क्योंकि स्थितियां बेहद भयावह होती जा रही हैं। अभिनव जी एक मिनट, स्थितियां संजीत जी बेहद भयावह होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के किसी भी राज्य की बात करें, देश की बात करें, ये कोई मध्य प्रदेश इससे कोरोना वायरस से ग्रसित नहीं है, पूरा का पूरा देश में भी कोरोना फैला हुआ है। प्लीज राजनीति को अलग कर, क्योंकि मैं विपक्ष सा, क्योंकि आप लोग विपक्ष में वहां पर है, मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर है, मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि अभी जिस तरीके से स्थितियां कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही हैं, राजनीति छोड़ के सबको एक साथ आना पड़ेगा लोगों की सहूलियत के लिए, इस देश को कम से कम बचाने के लिए। देश रहेगा, अगर लोग जिंदा रहेंगे अगर इस देश में, तो पार्टियां भी बची रहेंगी कम से कम। आप लोगों को राजनीति करने का दोबारा मौका भी मिल जाएगा। लोग इस तरीके से मरते रहेंगे। बताइए 105 लोगों ने आज जान गंवा दी कोरोना से संक्रमित होकर। कौन जिम्मेदार इसका संजीत जी? किसे माना जाए अब इसे? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, किसी भी बीमारी की, किसी भी समस्या का निराकरण दो तरीके से होता है, एक जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ रेमेडी। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को सही जानकारी दीजिए कि आपको किस प्रकार कोरोना संबंधी बिहेव करना है, किस प्रकार से हमें काम करना है। और जो दो बातें, रेमेडी ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म लॉकडाउन लगा करके लोगों को आर्थिक रूप से मदद दे करके आप चाहें तो इस बीमारी से, देखिए इस बीमारी का रूप क्या है, या जनरल स्प्रेड करता है, लोगों से लोगों के बीच में जाता है, स्वाभाविक है, लोगों से लोगों के बीच। बिल्कुल अभिनव जी, बस आपके पास आ रही हूँ। अभिनव जी बस बात पूरी होने के बाद, अभिनव जी बस आपके पास आ रही हूँ। अभिनव जी बस आपके पास। अरे वो कम से कम सलाह दे रहे हैं अभिनव जी, कम से कम सुन तो लेते हैं ना संजीत जी को। विपक्ष में हम वो सुन लेते हैं, बस आपके पास। शॉर्ट टर्म आप 2 वीक्स 3 वीक्स का लॉकडाउन लगाए, साथ ही साथ लोगों को, गरीब लोगों को खासतौर से आर्थिक सुरक्षा दें। मैं समझता हूँ ये दो बहुत बड़े पक्ष हैं जिससे कोरोना की लड़ाई में लड़ने में हमें मददगार होगी। ठीक है अभिनव जी, अब बात पूरी करिए अपनी। देखिए, जनता जनार्दन है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इससे पूछना चाहता, इससे पहले इन्होंने अच्छा जवाब दिया कि क्या करना चाहिए, ऐसे पर कौन से कॉर्नर्स हैं जिसको फिल करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। एक विपक्षी पार्टी होने के नाते भी ये उम्मीद होती है देश को कि वो ये बताए कि देखिए सरकार यहाँ पे ये काम और करे तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा, इन्होंने उसका जवाब भी दिया कि प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये सारा बच्चा जानता है कि मोदी जी ने खुद और विभिन्न तरीकों से जो है प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें ये बताया गया कि मास्क पहन के रहिए, 2 गज दूरी रखिए, दवाई भी और कड़ाई भी, वैक्सीनेशन के बाद भी है। ये बातें तो बच्चे को रट गई हैं।
लेकिन ये जो इतनी बड़ी आपदा है, इससे मिलकर लड़ा जाएगा। इसके अंदर समाज की इंसान, सभी समाजों के और सभी वर्गों की और सरकार की सभी की भूमिका है, क्योंकि एक ऐसा अदृश्य इसके अंदर हमारा दुश्मन है। इसमें कोई दुश्मन दिख नहीं रहा है। जब ऐसा दुश्मन है, अदृश्य दुश्मन है, एक नया दुश्मन है, एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में पूरे विश्व के अंदर आज कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट के तौर पे कुछ नहीं कर सकता। हर रोज कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट आ रही है। एक ऐसा म्यूटेशन है, एक ऐसा वायरस है जो कि अपने रूप बदल रहा है। जब इस तरह की दिक्कतें हैं और पूरा बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें लेट रही हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम भी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। मेरा कहने का मन नहीं है, लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि हम सब जो है कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए लापरवाह हो गए थे। उसमें राजनीतिक पार्टियां भी हैं शायद, लेकिन अब ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी, अभी भी हम इसको चेत जाएं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं हम अपना, आप ऐसा ना सोचें कि जब तक हमारे को कोई जबरदस्ती कानून नहीं बनेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। आप अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लोग अपने डर से, अपने घबराहट से, अपने फर्ज समझते हुए लोग घरों के अंदर कैद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, व्यस्त नहीं निकल रहे हैं। तो जब ये अभी भी स्थिति कंट्रोल में आने का कुछ ना कुछ दृश्य सामने आ रहा है, लेकिन जब ऐसा हो जाए तो कम से कम हम कुछ टाइम तक, जब तक इसका पक्के तौर पे कोई राज ना निकल जाए, तो हम जो है 2 गज की दूरी, मास्क और जितने भी मोदी जी ने लोगों से अपील करी है उसको माने और हम सब मिलकर इस लड़ाई से लड़ें, तभी हम जीता जा सकता है। सबको मिल करके इस लड़ाई से लड़ना पड़ेगा। संजीत जी, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि जागरूक करने की जनता को यहाँ पर बेहद जरूरत है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल संजीत जी ये भी बनता है कि क्या जो सत्ता में पार्टी है वही सिर्फ जागरूक करेगी? मुझे बहुत अच्छे से याद है संजीत जी, और मैं यहाँ पर ये चीज मेंशन भी करना चाहती हूँ कि किस तरीके से वैक्सीन पर राजनीति की गई, मास्क पर भी राजनीति की गई, और उसके बाद कोरोना को ही कह दिया गया था कि नहीं, कोरोना तो है ही नहीं, बीजेपी के द्वारा फैलाई गई एक बीमारी है जिसको बीजेपी सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी, चाहे वो कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उनकी तरफ से भ्रम फैलाने की कोशिश जरूर की गई थी। क्या एक पॉजिटिव मैसेज विपक्ष की तरफ से नहीं देना चाहिए जनता को? देखिए, मैं ये आप सबसे पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार आपने भाजपा के किया कि गलती हुई, चूक हुई। स्वाभाविक है, ये गलतियां स्वीकार करने का दिन है, स्वीकार करने का दिन है। आज उन्होंने स्वीकार किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे ये कहना चाहता हूं, देखिए सबसे पहली बात कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए, मैं अपना जवाब दूंगा, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है, और दूसरा उस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो इन्फोर्स करा सकते हैं अपनी नीतियों को लेकर के। एक चीज जो अभी जैन साहब वो चूक कर गए, उन्होंने कहा नहीं कि चूक हुई कहाँ, चूक हो गई कि देखिए जब दूसरा लहर आने वाला था मार्च अप्रैल में, जब विशेषज्ञों ने इनको जानकारी दी थी, तो ये जो तैयारी में चूक हो गई कि आप तैयारी नहीं कर पाए, आप वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप बेड्स की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए। अभिनव जी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी वेव आने वाली है, कृपया करके करिए। ये चीज करने में सरकार चूक गई है, और ऐसी चूक क्योंकि वो प्रचार में बंगाल में लगे हुए थे। संजीत जी, मेरा सवाल आपसे क्या था, संजीत जी मेरा सवाल आपसे क्या था कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी है तो मुखर चेहरा सामने निकल के आना चाहिए। इसीलिए मैंने लास्ट टाइम की चीजें याद दिलाई कि किस तरीके से जनता को दिग्भ्रमित किया गया, बरगलाया गया, कहीं ना कहीं हर चीज को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के, कोरोना को लेकर के भी भ्रमित किया गया। मेरा सवाल आपसे यही है ना कि एक मुखर चेहरा विपक्ष का भी सामने निकल कर आना चाहिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि राजनीतिक जो सत्ता में पार्टी है उन्होंने किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं की, वो जवाब मैं ले लूंगी जाकर के अभिनव जी से कि क्या किया उन्होंने 1 साल में, क्या तैयारियां कर ली, क्यों अस्पताल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है। लेकिन सवाल ये भी सुनिए, सवाल ये भी 1 साल में अगर सत्ताधारी पार्टियों ने किसी तरीके की कोई तैयारियां नहीं की, अगर आपकी मैं इस बात को मानूं, तो 1 साल में किसी भी तरीके से जनता को यह बताने की कोशिश विपक्ष की तरफ से नहीं की गई कि हाँ वैक्सीन लगवाइए भैया, आपके लिए जरूरी है, मास्क पहनिए, घरों में रहिए, आपके लिए जरूरी है। 1 साल तक खूब सियासत आप लोगों ने भी खेली, खूब राजनीतिक रोटियां आप लोगों ने भी चमकाई हैं, वैक्सीन पर भी, मास्क पर भी, कोरोना पर भी। अब जब हाथ से स्थितियां कंट्रोल से बाहर निकली जा रही हैं, हाथ से बाहर हो चुकी हैं, तब आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए, घरों में रहिए, लॉकडाउन लगवाइए।
अब मैं जवाब दे देता हूँ। मैं चाहती हूँ सिर्फ सवाल का जवाब दीजिएगा, समय की भी कमी है संजीव जी मेरे पास, उसके बाद अभिनव जी के पास जाना है। अगर आप इस प्रश्न के उत्तर में माननीय राहुल गांधी जी के ट्वीट्स और उनके स्टेटमेंट्स को निकाल कर दे दें तो आपका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने लगातार सरकार को आगाह किया कि आप इससे आर्थिक तंगी आएगी, इससे परेशानी आएगी और लॉकडाउन ही इसका रास्ता है। राहुल जी की बातों को लेकर के मजाक करते हैं भाजपा के लीगल जो मीडिया के लोग हैं वो मजाक। चलिए ठीक है, आप अभी भी अरे राहुल जी पर अटके हुए हैं। मेरा सवाल क्या था आपसे कि दिग्भ्रमित किया गया, समय की कमी है। अभिनव जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? विपक्ष का चेहरा सामने निकल के नहीं आना चाहिए। ये बात इनकी इस समय अगर जनता के हक में ये बात करते, अगर ऐसी बात करी जाए कि किस पार्टी को और जनता को इसमें क्या क्या मिलके काम करना है तो एक सार्थक डिबेट होती। लेकिन मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और एक हारी हुई पार्टी को जिस तरह से कहीं ना कहीं अवसर जैसा दिखाई दे रहा है कि इस समय कोरोना काल के अंदर सिर्फ एक सत्ताधारी पार्टी के अंदर कमियां निकाली जाएं। कमियां हैं, मैं मना नहीं कर रहा, कमियां नहीं, कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने के हमें राय देनी चाहिए कि यहाँ इसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये डिबेट में सिर्फ इस तरह से डिबेट करना है जिसमें सारा ठीक राह फोड़ दिया जाए, वो बिल्कुल गलत है। और कैसर ने भी कहा जो चूक हो गई, अरे चूक आपसे नहीं हुई। आप जगह जगह आपके कांग्रेस, वैसे तो आपके जीतते दिखाई नहीं दे रहे, आपको भी पता है कि आपका कहीं कोई शेयर बचा नहीं है हिंदुस्तान के किसी भी गांव शहर के अंदर। उसके बाद भी जहां आपका शेयर, जहां भी आपको जरा सा भी, वहीं आप रात टपका के भागे। आपने अपनी जो है वहां पे। चलिए ठीक है, समय की कमी है। 12,000 केसेस सामने आ चुके हैं, 105 लोगों ने आज जान गंवा दिया। 24 घंटे के आंकड़े हैं मध्य प्रदेश के, और मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्ताधारी पार्टी सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन जनता क्या करे, सबसे बड़ा सवाल ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आपको बताते चले, नारायण त्रिपाठी जी ने चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह को, मध्य प्रदेश के हालातों से उन्हें अवगत कराया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, जनता अस्पतालों के बाहर पड़ी हुई है और अपनी जान गंवा रही है। और सत्ताधारी सरकार क्या कह रही है कि भैया विपक्षी पार्टियां कुछ क्यों नहीं करके गई। ग्रे कार्ड में मेरे पास इतना ही समय था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।